सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता। इंडिया में एक गांव ऐसा है जहां के बासी अपनी बर्बरियत में हैवानों से बाजी ले गए हैं, जिनकी हविस की भूख किसी कमजोर को निशाना बनाए बगैर नहीं मिटती। हाथरस में एक 19 साल लड़की के रेप ने फिर से इंडिया में तूफान मचा दिया है। चौदह सितंबर 2020 उत्तर प्रदेश में सदी बदल चुकी है, लेकिन ठाकुरों के लक्षण नहीं। लड़की मर चुकी है और दलित औरतें ठाकुरों के खिलाफ फिर से बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। उनकी चीखें और सिसकियां फजा में जज्ब हो रही हैं। नजदीक ही एक दरिया 3 रियासतों में फैले चंबल के वीराने को चीरता हुआ गुजर रहा है। यह कुछ ऐसा ही मंजर है जैसा पाकिस्तान में कच्चे का इलाका, और जहां कच्चे का इलाका वहां डाकू तो लाजमी होते हैं। लेकिन चंबल अब डकैतियों के लिए पहले जैसा जरखेज नहीं। अब यहां की चट्टानों और ठाकुरों को हिलाने की किसी में हिम्मत नहीं। हाँ, एक लड़की ने यह काम जरूर किया था, जिसकी बात हम आगे चलकर करेंगे। वापस चलते हैं हाथरस, जहां से ठीक 5 घंटों की दूरी पर एक गांव बहमाई है। यह उन 84 गांवों में से है जहां ठाकुरों का राज है। यहीं एक दीवार पर खून की सुर्खी से 22 अफराद के नाम लिखे हैं। उनकी मौत की कहानी भी बड़ी अजीब है। 40 साल पहले फरवरी की एक सर्द शाम को ये सब मरने के लिए कतार में खड़े थे। बंदूक एक 18 साल लड़की के हाथ में थी। ये वही लड़की थी जिसके साथ ठाकुरों ने 1 साल पहले मुसलसल 3 हफ्ते गैंगरेप किया था। इसने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन ठाकुर इस मास मर्डर का इंतकाम आज भी दलित औरतों से ले रहे हैं। दरिया के 2 जानिब एक अजीब सा फर्क है। एक गांव में ठाकुरों की मौत का सोग होता है, तो दूसरे में उनको कत्ल करने वाली लड़की का मुजस्समा देवी की तरह पूजा जाता है। मल्लाहों की बिरादरी में आज भी कोई शादी, कोई त्यौहार ऐसा नहीं जहां इस लड़की पर बने गीत न गाए जाते हों। इस बाकी लड़की की रोमानवी दास्तान चंबल की फजाओं में आज भी बिखरी है। डाकुओं को साथ लिए घूमती वो लड़की कौन थी? वो एक डाकू थी या देवी? मुजरिम थी या मसीहा, या फिर कोई रॉबिन हुड? ऐसा क्या हुआ कि वो डाकू हसीना सियासत में आई, इलेक्शन जीता और फिर अपने ही खून के तालाब में डूब गई? जरा संभल कर बैठें कि यह हैरत से भरी दास्तान हम आपको सुनाने लगे हैं। क्यों ना पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम शुरू करें फूलन देवी की कहानी, रफ्तार की ज़बानी। अरे हम भी एक माँ बाप के बेटी थे, हम भी अब एक गांव में रहते थे। कोई हमें शिक्षा तो देनी गई थी कि बेटा तू बड़ी होती बंदूक चलाना सीख लेना है। हम लोग तो बंदूक भी नहीं जानते थे, पर हमें समाज ने जैसा बनाया, जैसा हम बने। 14 फरवरी 1981। दरियाए जमुना को देखें तो लगता है कोई बड़ा अजदहा सब कुछ निकलने को बेकरार है। उसके किनारे सख्त सर्दी में ठठरते चंद लोग घुटनों के बल बैठे हैं। वो शिकार करने नहीं बल्कि खुद शिकार होने वाले हैं। उनके सर सीनों पर झुके हैं और हाथ पीछे बंधे हुए हैं। कुछ देर पहले पुलिस जैसी खाकी वर्दी में 40 अफराद ने ठाकुर फैमिलीज के गांव पर धावा बोला था। यह बदनाम जमाना डाकुओं का गैंग है और इसकी लीडर अपने इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए यहां पहुंची है। बताओ हरामजादों, बताओ श्री और लाला कहां है? बताओ श्री और लाला कहां है? बताओ। एक धाड़ती हुई आवाज कानों से टकराती है। वो जो जानवरों की तरह हकाकर जमुना किनारे लाए गए थे, अब सर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। खाकी लिबास, सर पर सुर्ख पट्टी और शर्ट पर गोलियों की बेल्ट्स।
जमींदारों के सरों पर मौत की देवी हाथ में राइफल लिए खड़ी थी। वो गुस्से और हकारत से उन्हें देख रही थी। उसे एक एक लम्हा याद आने लगा। किस तरह ठाकुरों से जबरदस्ती उठा ले गए, ज्यादती का निशाना बनाया, और फिर किस तरह वो उनके चुंगल से निकलकर इंडिया की सबसे खतरनाक डाकू बनी। मगर आज बदले का दिन था। ठाकुरों की बेइज्जती का दिन, वो भी एक दलित, एक कमजोर लड़की के हाथों। गुस्से और खौफ के मारे ठाकुरों के मुंह से झाग निकल रहे हैं। वो जवाब नहीं देते, होठ सी लेते हैं। कुछ ही देर में राइफल से निकलती गोलियां उनके सरों के परिख्चे उड़ा देती हैं। जमुना के किनारे पर ही नहीं, दूर उफक पर भी खून की सुर्खी छा जाती है। 22 अफराद के इस कत्ल ने पूरे इंडिया को लर्जा दिया है। इंदिरा गांधी के पास फौरन ऑपरेशन लॉन्च करने के सिवा कोई चारा नहीं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में 15 घंटे से पुलिस मुकाबला जारी है। दर्जनों गैंगस्टर्स और पुलिस वाले मारे जाते हैं, लेकिन देवी एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो गई। मल्लाहों के यहां दूसरी बेटी पैदा हुई, नाम रखा फूलों की देवी। कई दहाइयां गुजरने के बाद आज भी मल्लाह शादी ब्याह की तकरीबों में फूलन का जिक्र जरूर करते हैं। खैर, जब फूलन ने बोलना शुरू किया तो पहला बोल गाली था। वो लड़कों को पत्थर मारती और उनसे लड़ती। वो गुस्से की बहुत तेज थी। फूलन के गांव के पास चंबल नदी बहती थी। गांव के लोग वहां नाव चलाते और मछली बेचते। फूलन के बापू दिवेदन का भी यही काम था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी। जब चचा और उसके बेटे ने जमीन पर कब्जा किया तो 10 साल की फूलन बहन के साथ थाने के बाहर धरना देकर बैठ गई। अरे ये कैसी लड़की जात है, दिवेदन ने बीवी से शिकवा किया। उसके दिल में फूलन की तरफ से खौफ बैठ चुका था। फिर उसने वही किया जो हमेशा से होता आया है, ब्याह करो, जान छुड़ाओ। फूलन 11 साल की हुई तो बापू ने हाथ पीले कर दिए। 40 साला पटीलाल ने बदले में गाय और साइकिल दी। पटीलाल की 2 बीवियां पहले से थीं। वो दिन भर फूलन से काम करवाती और मार अलग लगाती। छोटी सी फूलन ये बर्दाश्त न कर पाई और पटीलाल से भागकर घर आने लगी। अब इधर बाप ने जान छुड़ाने के लिए फूलन पर अंगूठी चुराने का पर्चा करा दिया। वो 3 दिन थाने में रही, जहां 14 साल की उम्र में उसका पहला रेप हुआ। उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे एक कोने में फेंक दिया गया। ठीक हुई तो घर वालों ने फिर ससुराल भेज दिया। उधर पटीलाल एक और शादी कर चुका था। वो उसे कहां रखता, सामान समेत बाहर फेंक दिया। फूलन का यह हाल देखकर मां मौला देवी ने बाप को राजी कर ही लिया। यूं फूलन फिर से घर आ गई। गांव में आज भी सब बेटियों को चिड़िया कहकर बुलाते हैं। फूलन देवी की मौत के बाद उसका मुजस्समा यहां लगाया गया तो फूलन की मां ने कहा था कि उनकी चिड़िया लौट आई है। खैर, वापस चलते हैं। एक रोज फूलन खेत से गुजर रही थी कि सरपंच के लड़के ने ज्यादती की कोशिश की। फूलन ने उसे खींचकर पत्थर दे मारा। अभी वो घर ना पहुंची थी कि ठाकुर के लड़के पहुंच गए। एक के बाद एक सबने फूलन से ज्यादती की। बेचारी फूलन मदद मांगती रही, लेकिन कोई ना आया। उसे सकती बिलकती घर लौट गई। मैं कैसी देवी हूं जिसे जब चाहे जो चाहे लूट लेता है। मेरा क्या कसूर है? ये कि मैं दलित हूं, ऊपर से एक लड़की। फूलन वाकई एक धुतकारी हुई लड़की बन चुकी थी। एक बार तो अजीब मामला हुआ। प्यार करने वाली मां ने उसे गांव के कुएं में कूद कर जान देने पर मजबूर किया, लेकिन नहीं, वो ऐसे हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया कि वो जान नहीं देगी, बल्कि दूसरों की जान लेगी। फिर एक दिन यूं हुआ कि वो गांव से अचानक गायब हो गई। इंडिया की गरीब और लाचार आबादी के लिए फूलन देवी एक ऐसी जीती जागती कहानी है जो बॉलीवुड के ख्वाबों से भी नहीं गुजरी। जहां वो पैदा हुई और जहां उसने डाकू बनकर जिंदगी गुजारी, वहां कम उम्री की शादी का रिवाज था।
जुल्म सहना, बोझ उठाना, जानवरों की तरह काम करना, ज्यादतियां बर्दाश्त करना, यह सब औरत की जिंदगी का हिस्सा था, जिसके खिलाफ देवी ने बगावत की। और इस बगावत का वाहिद रास्ता राइफल की नाली से होकर गुजरता। फूलन की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई, जिसका ताल्लुक डाकुओं के गिरोह से था। फूलन को कांधा मिला तो उसने अपनी जिंदगी विक्रम के आगे खोल कर रख दी। विक्रम का दिल पहले ही उसके लिए धड़क रहा था। जब उसे सब पता चला तो उसने फूलन का साथ देने का फैसला किया। अब इधर विक्रम ने फूलन को गैंग लीडर बाबू गुज्जर से मिलाया। फूलन को देखते ही बाबू की नीयत खराब हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे तो ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के किसी पहर बाबू फूलन के खेमे में घुस गया। विक्रम तक फूलन की चीखें पहुंची तो उसने वहां पहुंचकर अपने ही सरदार को गोली मार दी और उसके अगले ही दिन विक्रम गैंग का लीडर बन गया। उसने फूलन के हाथ में बंदूक थमा दी। फूलन पहले ही जुल्म की चक्की में पिसकर पागल हो चुकी थी। यहीं से उसका नया जन्म शुरू हुआ और वो बैंडिट क्वीन बन गई। अब फूलन की नई जिंदगी शुरू हो गई, लेकिन वो अपने पुराने जख्म न भूली। एक एक करके उसे सबसे हिसाब लेना था। फूलन ने अपने शौहर से भी हिसाब चुकता किया। अपने गैंग के साथ वो उसके घर पहुंची। पटीलाल को मट्टी में घसीटती हुई लाई और बीच चौराहे पर लिटा दिया। उसे देखकर फूलन के सारे जख्म हरे हो गए। उसे अपना मसला हुआ बचपन याद आ गया। पटीलाल को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। फिर फूलन ने उसे छोड़ दिया और गांव के तमाम मर्दों से कह दिया कि अगर फिर किसी बच्ची से शादी की हिम्मत भी की तो मैं खुद आकर गोली मारूंगी। गांव गांव फूलन की दहशत बैठ चुकी थी। पुलिस से लेकर मीडिया तक किसी के पास उसकी तस्वीर तक ना थी, लेकिन खबरों में उसे डाकू हसीना पुकारा जाने लगा। फूलन देवी और विक्रम मल्लाह का गैंग कभी गाड़ियां तो कभी पैसे लूटता। वो रकम का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते। फूलन जब गांव आती तो लड़कियों की शादी के लिए जेवर भी साथ लाती। फूलन का कहना था कि वो सिर्फ जालिमों को लूटती है, ठाकुर जैसे जालिम लोगों को, जो गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं, या फिर वो जो निचली जात वालों को अछूत समझते हैं। फूलन की कहानी से मुतासिर होकर एक अमेरिकी मुसन्निफ ने उसे भारत की रॉबिन हुड का नाम दे डाला। भारतीय मीडिया में भी उसे ऐसा ही दिखाया जाने लगा। लड़कियां तो फूलन को दुर्गा का अवतार समझने लगी। जरा वक्त का पहिया उल्टा घुमाते हैं। बाबू जब गैंग लीडर था तो उसने अपने 2 आदमी श्री राम और लाला राम सिंह एक गाड़ी चुराने के लिए भेजे। चोरी करते हुए उनसे एक शख्स का कत्ल हो गया और यूं दोनों को जेल हो गई। जब दोनों छूट कर आए तो उन्हें पता चला कि बाबू को विक्रम ने कत्ल कर दिया है और अब वो गैंग का सरबराह है। श्री और लाला दोनों ही जात के ठाकुर थे, खूब पैसे और ऊंची नाक वाले। उन्हें मल्लाहों का विक्रम बतौर लीडर कबूल ना था और एक दिन श्री राम ने विक्रम को पूरे गैंग के सामने गोलियों से भून डाला और विक्रम की लाश पर पांव रखकर वो खुद गैंग लीडर बन गया। उधर फूलन फिर अकेली हो चुकी थी, लेकिन अब वो कोई डरी हुई सहमी हुई औरत नहीं थी। उसके साथ गैंग के तमाम लोगों की हमदर्दियां थीं। श्री राम और लाला से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। भला एक औरत हमारी बराबरी कैसे कर सकती है। दोनों ने विक्रम के बाद फूलन को भी रास्ते से हटाने की ठान ली। एक दिन श्री राम फूलन को बहाने से कहीं दूर ले गया। ये वही बहमाई गांव है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया, जहां आज फूलन के नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। लेकिन उस वक्त फूलन बेबस थी। उसे 3 हफ्ते एक ठाकुर के घर में कैद रखा गया, जहां उसे मुसलसल जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता। फूलन की चीखें कई लोग सुनते लेकिन कान न धरते। जिस ठाकुर का वो घर था उसने भी फूलन को ना छोड़ा। यही नहीं, फूलन के साथ ज्यादती करने में गांव के और लोग भी शामिल हो गए। इस पर भी बस ना किया, फूलन से घर का काम करवाया जाता। बरहना हालत में उसे कुएं पर पानी भरने भेजा जाता। लोग ये तमाशा देखते लेकिन कुछ ना कहते। गांव वालों के लिए उसकी हैसियत जानवर से बदतर थी। पीछे चंबल के पहाड़ों में डाकू बेताब थे। फूलन को गायब हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। उसके साथियों ने तलाश शुरू की तो पता चला फूलन तो दूर किसी गांव में कैद है। गैंग के कुछ लोग फूलन को तो बचाकर ले आए, लेकिन वो कुछ बोलने के काबिल न थी।
उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। आखिर फूलन ने खुद को समेटकर फिर से गैंग बनाने का फैसला किया। विक्रम मल्लाह के साथी उसके हमरा थे और फूलन अब उनकी लीडर थी। इस गिरोह का पहला मिशन श्री राम और लाला राम को ढूंढकर ठिकाने लगाना था। और फिर वो तारीखी वाकया हुआ जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। फूलन देवी ने 22 अफराद को गोलियों से उड़ाकर ठाकुरों पर अपनी धाक बिठा दी। क्या आपने कभी सुना है मुजरिम रियासत को बताए कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाए? वो गिरफ्तार होने से पहले अपनी शर्त रखे। जब सारी कोशिशों के बावजूद फूलन देवी पुलिस के हाथ ना आई तो इंदिरा सरकार की जैसे बस हो गई। नेहरू की बेटी सर पकड़कर बोल पड़ी, अगर फूलन को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो डील ही करवा लो। बस यही एक तजवीज चंबल से डाकू राज के खात्मे का सबब बनी। वो पुलिस के लिए खौफ की अलामत थी, लेकिन ना जाने उसके मन में क्या समाई कि फूलन देवी ने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। मगर उसकी कुछ शर्तें थी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 शर्तें। पहली ये कि वो यूपी में सरेंडर नहीं करेगी, क्योंकि वो यूपी ही की पुलिस थी जिसने जेल में उसके साथ ज्यादती की थी। फूलन ने मध्य प्रदेश में सरेंडर करने की शर्त रखी। सरेंडर करते वक्त वो किसी को राइफल नहीं देगी, बल्कि अपनी राइफल गांधी की तस्वीर के नीचे रखेगी। चौथी शर्त यह थी कि फूलन देवी समेत उसके पूरे गैंग को तंग नहीं किया जाएगा, ना ही जमुना कत्लेआम पर उन्हें कभी फांसी दी जाएगी। यह भी शर्त लगाई गई कि गैंग के किसी भी फर्द को 8 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी। जबकि आखिरी शर्त यह थी कि इस सरेंडर को नेशनल टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। काफी बहस हुई, लेकिन फिर 1 साल बाद सरकार ने सारी की सारी शर्तें मान ली और 1982 में दहशत की अलामत फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। बारह फरवरी 1983 जिला भंड, मध्य प्रदेश। हजारों लोगों का हुजूम है। इनमें आम लोग भी हैं, सियासतदान भी और सहाफी भी। पूरा ही मीडिया फूलन देवी का सरेंडर दिखाने के लिए यहां मौजूद है। और फिर वो लम्हा आन पहुंचा। अपने गुरोह के आगे आगे वो किसी शेरनी की तरह चल रही थी। लोग उसे चेहरे से नहीं पहचानते, मगर उसका अंदाज बता रहा है यही फूलन देवी है। वो चंबल के घने जंगलों से बाहर निकली तो लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। फूलन ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। वो वहां से मुड़कर गांधी और दुर्गा के सामने अपनी राइफल नीचे रख देती है। यूं इंडिया में असलहा बरदार डाकुओं के राज का चैप्टर क्लोज हो जाता है। फूलन और उसके आशिक मान सिंह समेत पूरा गिरोह वजीर आला के सामने चबूतरे पर मौजूद है। उन पर राहजनी और डकैती के 70 मुकदमात हैं। उन पर 50 अफराद को कत्ल करने का भी इल्जाम है। फूलन से पहले इंडिया में पुतली बाई और हसीना 2 बड़ी डकैत गुजरी हैं, लेकिन आज तक चंबल के पहाड़ों ने फूलन जैसा कोई डाकू नहीं देखा। अदालत में केस चला तो फूलन ने तमाम इल्जामात से इनकार कर दिया। सजा हुई और फूलन देवी 11 साल ग्वालियर जेल में रही। वहां उसने 5वीं क्लास तक तालीम हासिल की। तबीयत खराब हुई तो सरकार ने तहाड़ जेल भेज दिया और वहीं से रिहाई हुई। जेल से निकलने के 3 दिन बाद मुलायम सिंह यादव ने फूलन पर दायर 48 मुकदमात खत्म करवा दिए। यूं फूलन देवी एक आजाद शहरी बन गई। वहां उसने गरीबों के लिए कुछ करने और मल्लाह कम्युनिटी को एक करने का बेड़ा उठा लिया। चंबल से पार्लियामेंट का सफर फूलन लालू प्रसाद और कई रहनुमाओं के साथ जलसों में हिस्सा लेने लगी। 1995 में उसने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन यह तो महज इब्तिदा थी। मिर्जापुर से इलेक्शन लड़ा तो 3 लाख वोट लेकर लोकसभा की सीट जीत ली। निचली जात की पहली औरत, और वो भी पार्लियामेंट में। ये भला कैसे हो सकता है? भारतीय सियासतदान भी फूलन देवी को कबूल न कर पाए और फूलन को सियासत में भी काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। एक तरफ राम का नारा देने वाले और मतलब खुलेआम जनता का मरवाना, जनता का पिटवाना, जनता का लूटना पाटना, तो थोड़ा मायूसी सी आती है कि पता नहीं इस देश में गरीबों का कब कुछ मिलेगा या मिलेगा भी नहीं, कि ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही पिटते रहेंगे।
इलेक्शन जीतने के बाद फूलन देवी ने एक बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। फूलन देवी ने कहा, भारत के हर गांव, हर देहात में अस्पताल और स्कूल्स होने चाहिए, वहां बिजली और साफ पानी होना चाहिए। फूलन चाहती थी कि चाइल्ड मैरिज का खात्मा हो और औरतों को हुकूक मिले, वो हुकूक जो फूलन को कभी ना मिले। एक इंटरव्यू में जब फूलन से पूछा गया, आपकी कमजोरी क्या है, तो बोली, मेरा गुस्सा। आपकी कमजोरी? हमारी कमजोरी गुस्सा है। फूलन देवी डाकू बनी थी ठाकुरों से बदले की खातिर, निजाम को बदलने की खातिर, लेकिन वो एक इंसान भी तो थी, उसकी भी पसंद नापसंद थी। एक बार इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपको कौन सा हीरो पसंद है, तो फूलन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शाहरुख खान। फूलन से पूछा गया कि आप फिल्म बनाएंगी, तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये मेरा काम नहीं, बस समाज सेवा ही ठीक है। बस जो थोड़ा बहुत होगा वो समाज सेवा करेंगे और बस। इस दौरान फूलन देवी ने अपना घर बसा लिया और एक बिल्डर अमित सिंह से शादी कर ली। बकरियां चलाने वाली फूलन अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही थी। लूट मार पर गुजारा करने वाली अब कीमती जेवरात और साड़ियां खरीद रही थी। मियां बीवी ने दिल्ली में एक आलीशान मकान बनवाया जिसका नाम फूलन पैलेस रखा गया। फूलन की शादी तो हो गई, लेकिन शौहर से झगड़े खबरों में आने लगे। 25 जुलाई 2001 नई दिल्ली में दोपहर 1:30 बजे थे। फूलन एक सियासी मीटिंग से घर वापस आ रही थी। अभी वो गाड़ी से उतरी ही थी कि घात लगाए 3 अफराद ने फूलन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हमला आवरों ने नकाब पहन रखे थे। 9 फायर हुए, जिनमें से 5 फूलन को लगे। एक गोली माथे पर लगी जिसने फूलन की जान ले ली। हमलावर बच निकले। वाकये के 2 रोज बाद एक नामालूम शख्स ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की और थाने जाकर गिरफ्तारी दे दी। उसका नाम शेर सिंह राणा था। उसने कहा कि फूलन को कत्ल करके उसने ठाकुरों के मर्डर का बदला ले लिया है। यह पहलू भी सामने आया कि फूलन पर खुद उसके शौहर अमित सिंह ने गोलियां चलवाई थी। फूलन देवी दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी। जेल से आजादी के बाद उसे दुनिया के 80 मुल्कों ने दावत देकर बुलाया। 20 मुल्कों ने उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया, लेकिन भारतीय हुकूमत के ठाकुरों ने यह बात आगे ना बढ़ने दी। फूलन देवी ने दर्जनों अफराद को कत्ल किया, लेकिन खुद उसके कत्ल पर भारत में सोग था, क्योंकि वो निचली जात के हिंदुओं के लिए देवी समान थी। भारत में 50 करोड़ से ज्यादा अफराद मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। फूलन देवी ने उनके हुकूक के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन उसी फूलन देवी को कत्ल करके साम्राज्य ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके मरने का गम तबकाती जंग में पिसने वाले भारतीय हमेशा मनाते रहेंगे। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं, पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहिए। वो कहती थी वो डाकू पैदा नहीं हुई थी, समाज ने ऐसा बनने पर मजबूर किया। फूलन देवी की कहानी एक गरीब और मजलूम लड़की से शुरू होकर एक दिलेर डाकू और मकबूल सियासतदान पर जाकर खत्म हुई। उसने बगावत का वो रास्ता चुना जो आसान ना था। आज भी उसका गांव दुनिया से अलग थलग है। ना वहां दरिया पर पुल बना और ना ही कॉलेज। वो जिंदा रहती तो यहां का नक्शा जरूर बदला हुआ होता। गांव की लड़कियां आज भी उसे याद करती हैं, एक डाकू या सियासतदान नहीं, एक ऐसी औरत के तौर पर जो मर गई लेकिन उसने हार नहीं मानी।